गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी। एक बार देख लेते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी का जो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन है वो है हमारा प्रोडक्शन हाउस से, या वो सारी कंपनीज जहां पे हम मशीनरीज का यूज कर रहे हैं। मशीनरी स्किल प्रोडक्शन की ही नहीं, आपकी जो कोई भी मशीनरी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर रिप्लेसमेंट थ्योरी का यूज है। ऑपरेशन रिसर्च इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिड लेवल मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो रिप्लेसमेंट थ्योरी में हम ये देखेंगे कि मशीनरीज को कब रिप्लेस करें। ओके, चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं रिप्लेसमेंट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पे ये देखेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। पहली चीज, सबसे पहला और बहुत ही कॉमन फीचर क्या है? मशीन्स which deteriorate ये सबसे कॉमन फीचर है कि मशीन्स जो कि टाइम के साथ साथ डेटोरिएट होते हैं। डेटोरिएट का माने जहां पे वो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को या प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो उनकी क्या होती है, लगातार कम होने लगती है। तो सबसे पहले हम उन मशीन्स के रिप्लेसमेंट की बात करेंगे या रिप्लेसमेंट थ्योरी के उस पोर्शन की बात करेंगे जहां पे उन मशीन्स को हम देखेंगे जो कि टाइम के साथ साथ क्या होती है, डेटोरिएट होती है। अब ऐसी कौन कौन सी मशीन्स हैं? सबसे कॉमन मशीन इसमें आपके पास क्या है, आप अपने घरों में भी देखते हैं। सबसे कॉमन मशीन क्या है इसमें आपके पास में? टेलीविजन। टेलीविजन क्या होता है कि जब आप नया लाते हैं तब तो बहुत अच्छा होता है, बट टाइम के साथ साथ क्या होता है कि कभी पिक्चर क्वालिटी खराब आने लगती है, साउंड क्वालिटी खराब होने लगती है, तो क्या होता है वो टाइम के साथ साथ डिटोरिएट होने लगती है। अब ऐसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर एल्गोरिथम फॉलो करनी होगी। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड क्या कौन सा टाइप होता है? मशीन्स विद सडन फेल्यूर। दैट मीन्स कि हम मशीन यूज कर रहे हैं और एकदम से मशीन ने काम करना बंद कर दिया। ये कोई भी मशीन हो सकती है। नाउअडेज हमारे मोबाइल्स जितने हम यूज कर रहे हैं, सपोज आपने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। अब आपको क्या होगा? मोबाइल को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल आज के डेट में हमारे लिए क्या है, एक ऐसी नीड बन चुकी है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, या प्रोडक्शन कंपनी की बात करते हैं, सपोज एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी की बात करते हैं जहां पर रेफ्रिजरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अब रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है जिस मशीन के थ्रू कंप्लीट हो रहा है वो सडनली फेलियर हो गई। आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहे या ना चाहे मशीन को आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये तो मेरे दो टाइप हो गए रिप्लेसमेंट के। तीसरा टाइप क्या है? मशीन्स with obsolete टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कई बार हमें मशीन को इसलिए भी रिप्लेस करते हैं क्योंकि मशीन जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है वो क्या हो चुकी है, एब्सोल्यूट हो चुकी है मार्केट से, जो कि अब करंटली यूज नहीं हो। कौन कौन सी मशीन्स होती हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल है मोबाइल। आज से मैं बात करूं 5 साल पहले की, तो हमारे पास जो मोबाइल होते थे वो एंड्रॉइड नहीं होते थे, या 5 साल में 10 साल पहले चलो मैं एंड्रॉइड मोबाइल्स नहीं होते थे। हमारे पास जावा इनेबल्ड मोबाइल्स होते थे जो कि गेम्स के लिए तो होते थे, बट इस तरह से हम उनमें स्मार्ट थिंग्स नहीं कर सकते थे, व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते थे, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स है या यूट्यूब है हम इनमें नहीं देख सकते थे। उससे मैं 5 साल पहले चलूं तो ये जावा इनेबल्ड भी नहीं होते थे, हमारे पास सिंपल से बटन मोबाइल्स होते थे। तो क्या हुआ, अब जिनके पास जावा इनेबल्ड मोबाइल है वो चाह के भी उसको यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मोबाइल्स हमारा एक मिनी कंप्यूटर की तरह डेवलप हो चुका है। अब हमें मोबाइल को रिप्लेस करना पड़ेगा टू कम्पीट विद द करेंट टेक्नोलॉजी।
तो ऐसे केस में वो मशीन्स जो एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, हमें उनको भी रिप्लेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिप्लेसमेंट का, उसको हम देख लेते हैं कि कई बार हम मशीन्स को यूज कर रहे होते हैं और यूज करने के साथ साथ क्या होता है कि उनकी जो मनी वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी मशीन जिनकी मनी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप देखते होंगे मार्केट में मोबाइल्स के फॉर्म में, दैट इज योर आईफोन। जब एक नया आईफोन लॉन्च होता है मार्केट में, तो नियर अबाउट आज की डेट में उसकी कॉस्ट आई थिंक 1 3 4 5 नियर अबाउट 1 लाख रुपीज के आसपास होती है। बट क्या होता है कि 6 7 या 1 ईयर के बाद यही 1 लाख मशीन की जो मशीन थी, दैट इज हमारा मोबाइल था, वो अब कन्वर्ट हो जाता है 40% मनी वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। तो ऐसे भी मशीन्स को हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमने मोबाइल परचेज किया था 1 लाख में, हमें उसी के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस मैनेज करनी होगी, लेकिन अब उसकी करंट कॉस्ट क्या होगी, 60,000। तो प्रॉब्लम हर तरह से आती है कि जब जब हम मशीन्स को यूज करेंगे तो हमें मशीन्स को रिप्लेस करना ही पड़ता है। कई बार कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ टाइम चले, लेकिन वो भी हमारी हाई एनुअल एवरेज कॉस्ट के साथ में ही चल पाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट के टाइप्स देखे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हमको मशीन को चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। अब हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स whose maintenance cost changes with time। ये हमारा पहला पार्ट होता है जहां पे हम रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स करते हैं जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। चलते हैं, इसके ऊपर हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे हमारे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है सी, दैट इज परचेज कॉस्ट, या कई बार आपको वो दी जाएगी कैपिटल कॉस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं रीसेल वैल्यू या रीसेल प्राइस। ओके, सी दैट इज परचेज कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट, एस स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू। नेक्स्ट, F of T, that is operating cost। नॉर्मली ये आपको क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जो टाइम पे वेरी कर रहा है। तो इसका क्या होगा कि जितने ईयर के लिए आपको वैल्यूज दी जाएंगी, हर एक की अलग अलग ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट, एन ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम, दैट इज, एंड हमारी वो ईयर है जहां पे हमें मशीन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे सी परचेज कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट, एस
स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू, एफटी ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम। बेसिकली हमें ये एन ही फाइंड करना होता है कि कब हमें अपनी मशीन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं जिसके रिगार्डिंग हम इसको चेक करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मशीन हमारी रिप्लेस करने के लिए एलिजिबल है। चलते हैं, तो अब बात होती है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक मिल्क प्लांट है हमारे पास में, जहां पे एक हम मशीन यूज कर रहे हैं। उस मशीन की परचेस कॉस्ट क्या है हमारे पास में, 12,200 रुपीज। ये कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपकी परचेस कॉस्ट क्या है, 12,200 रुपीज। तो ये हो गया हमारा सी। स्क्रैप वैल्यू, देखिए स्क्रैप वैल्यू का सीन क्या है, ये दो तरह से होती है। कई बार ये आपकी फिक्स्ड होगी, जैसे करंट क्वेश्चन में क्या है, ये फिक्स कर दी गई है कि हर ईयर के लिए स्क्रैप वैल्यू क्या है, 200 रुपीज। वट एवर मशीन आपकी कितने की हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, कि जिस भी ईयर आप इसको रिसेल करेंगे आपको केवल कितना प्राइस मिलेगा, 200 रुपीज। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू हर ईयर के साथ साथ क्या होगी, चेंज होती जाती है। तो अभी हम जिसको लिए डील कर रहे हैं दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू विच इज फिक्स्ड एट 2000। हम इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं, सॉरी 2000 नहीं। तो मेरी जो परचेस कॉस्ट थी वो क्या हो गई, 12,200। स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपीज। अब हमें ये फाइंड करना है कि जिस मशीनरी की ये बात कर रहे हैं उसको हम कब रिप्लेस करें, और हमें जो वैल्यूज दी गई है यहाँ पे टोटल 8 ईयर की वैल्यूज दी गई है। हम चेक कर लेते हैं 8 ईयर की वैल्यूज को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा ईयर, दैट इज टी, और ये हो गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। कई बार ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रहती है, या इसको हम मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि 8 इयर्स की वैल्यू दी जाएंगी। वैल्यूज से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है कितने इयर्स की देंगे, हमें ये देखना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट तो हमें मिलेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद हमें एक्चुअली निकालना क्या होता है, एनुअल एवरेज कॉस्ट, और उस एनुअल एवरेज कॉस्ट के आधार पे ही हमें डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी मशीन कब रिप्लेस करने के लिए एलिजिबल है। देखिए स्टार्टिंग में 4 ईयर की वैल्यूज, पहले लिए मेंटेनेंस कॉस्ट 200 थी, सेकंड के लिए 500 थी, थर्ड के लिए 800 थी, फोर्थ के लिए कितनी हो गई, 1200। अब फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 200 रुपीज, सेकेंड ईयर में 500 रुपीज, थर्ड ईयर में 800 रुपीज, फोर्थ ईयर में 1200 रुपीज, फिफ्थ ईयर में 1800 रुपीज, सिक्स्थ ईयर में 2500 रुपीज, सेवेंथ ईयर में 3200 रुपीज एंड एट्थ ईयर में 4000 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही, ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज हो रही है। तो क्योंकि जैसे जैसे मशीन आपकी पुरानी होगी मेंटेनेंस उसकी बढ़ती जाएगी, बट हमें मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह पे किसके ऊपर बेस करना है, एनुअल एवरेज कॉस्ट। अब इसके लिए हम एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला जो हमारा कॉलम बनेगा वो यहां पे बनेगा ईयर का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ईयर की वैल्यूज फिक्स है, जितने भी ईयर की वैल्यूज दी जाएंगी आप 1 बाय 1 करके उसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे परचेस कॉस्ट आपकी फिक्स है तो हम उस पर इतना फर्क नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की या
आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट की, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हम उसे यहां पे देख लेते हैं। क्लियर? वैल्यूज वही हैं जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, 200, 500, 800, 1200, 1800, 2500। सॉरी, यहाँ पे एक वैल्यूज हमने स्किप कर दी है, सॉरी कर दे। 1800, 2500, 3200 एंड 4000। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉलम की। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है इसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकाल लेंगे। दैट इज इफ इट इज एफ ऑफ टी, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सिग्मा एफ ऑफ टी। तो 200, 700, 1500, 2700, 4500, 6000, 92। एक सेकेंड, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज होंगी, ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7000 होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगी 10,200, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 14,200। क्यूमुलेटिव कॉस्ट जिनको निकालना नहीं आता वो देख लें। हम क्या करते हैं, हर कॉस्ट को उसकी प्रीवियस कॉस्ट से ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे 200 था, एज इट इज नोट किया, 500 प्लस 200 700, 800 प्लस 715 एंड सो ऑन। तो हमने सारी वैल्यूज नोट कर ली। तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में क्या काउंट कर लिया है, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, C माइनस एस। अगले कॉलम में हम क्या निकालेंगे, C माइनस एस। अब आप सबको पता है कि C की वैल्यू कितनी थी, 12,200, S की वैल्यू कितनी थी, 200। ये दोनों ही वैल्यूज क्या है, फिक्स है यहां के लिए। तो हम क्या करते हैं, कितना आ गया, 12,000। तो इस पूरे कॉलम में ये वैल्यूज क्या होंगी, कॉमन रहेगी। एज इट इज नोट कर लेते हैं इसको। $12,000, 12,000, 12,000, 12,000। यहां पे आपके पास कोई भी चेंज नहीं है, आपको एज इट इज सारी वैल्यूज कॉपी करनी है। ओके, तो हमने देख लिया कि हमने 4 कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करना, एक काम आपको जो करना है वो क्या करना है, हर कॉलम को एक नंबरिंग प्रोवाइड कर दीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। अब अगला जो आपका कॉलम है, कॉलम नंबर 5, वो बेसिकली है आपका 3 प्लस 4, दैट इज C माइनस एस प्लस सिग्मा ऑफ एफ टी। दैट मीन समेशन है, इन दोनों का समेशन हमें कैलकुलेट करना है। फिफ्थ में इसको हम इस वैल्यूज को जो नाम देते हैं, इसको यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट C माइनस एस प्लस सिग्मा एफ टी। तो देखा आपने, अच्छा C माइनस एस को हम लोग कहेंगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये हमारी क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहला ईयर, सेकंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेकंड थर्ड क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, फोर्थ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, नेक्स्ट टोटल कॉस्ट दैट इज C माइनस एस प्लस सिग्मा एफ टी।
चलिए 12,200, 12,700, 13,500, 14,700, 16,500, 19,000, next 22,200, the last 26,200. तो देखा आपने कि अभी तक हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट। दैट इज 5/1, तो 6, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट अपॉन ईयर। इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। 12,200 अपॉन 1 इक्वल्स टू 12,200। नेक्स्ट 12,700 अपॉन 2, दैट इज 6,350। नेक्स्ट 13,500 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4,500। नेक्स्ट 14,700 upon 4 equals to 3,675. Next 16,500 upon 5 is 3,300. Next 19,000 upon 6 is 3,167. Sorry. Next 22,200 upon 7 is equals to 3,171. कहीं पे अगर आपकी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट में जा रही हैं तो आप उसको राउंड ऑफ करके आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट है तो आप इसको हमेशा राउंड ऑफ में नोट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज 26,200 अपॉन 8 इज, सो दैट इज द फाइनल टेबल। जो हमें क्वेश्चन मिला था उसकी पूरी टेबल कर क्रिएट कर ली। अब इसी टेबल से हमें निकालना है वो ऑप्टिमल टाइम, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, कि जब हमें मशीन को क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे आप जब स्टार्टिंग, जो हमारा फोकस रहेगा, मैंने पहले बोला कि एवरेज कॉस्ट के ऊपर, तो आप स्टार्टिंग से अगर देख रहे होंगे तो क्या हो रहा है कि वैल्यूज डाउन हो रही है यहां पे वैल्यूज क्या आई? 3,167। अब इसके बाद वैल्यूज में क्या हुआ? इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं आप वैल्यूज में क्या हुआ? इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। अब ये वैल्यूज हमारी क्या है? डिक्रीज हो रही यहां तक। अब वैल्यूज क्या हो गई हमारी? इंक्रीज होना। तो अब आपको देखना है कि वो पीरियड जो वो लास्ट ईयर जहां तक आपकी वैल्यूज क्या हुई है? डाउन हुई है या डिक्रीज हुई है, और उसके बाद जहां से वैल्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, दैट इज द योर ऑप्टिमल time. So the optimal time to replace this machine is the 6th year, because in the 6th year the average cost is less. After that average cost is getting increased, so that's why we will replace this machine just after the 6th year. Okay students, चलिए अब इसको रब करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि हम उन मशीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम के साथ क्या होती है? चेंज होती है। अब हम बात करेंगे उन मशीन्स की जिनकी मनी वैल्यूज क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स whose maintenance cost increase with time। अब हम उन मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ
मनी वैल्यू चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। ये पार्ट हमारा प्रीवियस टॉपिक में नहीं था। अभी तक हमने सिर्फ इन मशीन के बारे में डिस्कशन किया जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही थी, टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब हम उनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ मनी वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट पे चेंज होती है। अब ये मनी वैल्यूज कैसे डिस्कशन करते हैं इसमें, आइए चेक करते हैं इसको हम लोग। मनी वैल्यूज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे हमारे पास में। फिर से यहाँ पे आपके पास सी दैट इज परचेज कॉस्ट, एज इट इज आपको वही मिलेगी। दैट मीन्स कि जिस कॉस्ट पे आपने मशीन को परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट आरटी योर ऑपरेटिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट। तो दो पॉइंट आपने देखे, ये जो कि प्रीवियस पार्ट में भी थे हमारे पास, प्रीवियस टॉपिक में भी थे, परचेज कॉस्ट एज वेल एज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं आर की। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पार्ट इस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि अब हमारी जो मनी वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। अभी तक क्या था, केवल मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी बढ़ रही थी, बट अब हमारी क्या हो रही है, मनी वैल्यूज भी कांस्टेंट लेवल पे चेंज हो रही है। अब इसको समझते पहले हम मनी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। सपोज आज आपने किसी को 100 रुपीज उधार की थी विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। आफ्टर 1 ईयर ये आपके 100 रुपीज की वैल्यू कितनी हो गई, 110। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 121। नेक्स्ट तो आपने बोरो दिए थे केवल 100 रुपीज, बट आफ्टर 3 इयर्स अगर आप सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 132 रुपीज एंड 10 पैसे। मनी चेंज हो रही वैल्यूज। तो यही मनी वैल्यूज चेंज करने के लिए हमारे पास एक आर नाम का वेरिएबल मिलेगा जो कि क्या बिलोंग किसको बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इस क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। वो सारे क्वेश्चन जहां पे मनी वैल्यू चेंज हो रही होगी वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे v इक्वल्स टू 1/1 प्लस r। v इक्वल्स टू 1/1 प्लस r। दैट मीन्स v इक्वल्स टू 1/1 प्लस r, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपी। दैट मीन्स इनिशियल लेवल पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसकी प्रेजेंट वर्थ को रिप्रेजेंट करता है आपका v, और जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/1 प्लस r। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में लेंगे, जहां पे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, साथ ही साथ मनी वैल्यूज भी क्या हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, चेंज होती जा रही है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। लास्ट टॉपिक में भी मिल्क प्लांट के ऊपर डिस्कशन किया था, यहाँ पे भी मिल्क प्लांट के ऊपर भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास जो मिल्क प्लांट की जो इक्विपमेंट है जिसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है, हम उसकी परचेज कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं 60,000 रुपीज। तो C स्टैंड्स फॉर 60,000। Now it's equals to, now C is equals to 60,000। That means जिस मशीन की रिप्लेसमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं उसकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 60,000 रुपीज है। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं, यहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट
स्टार्टिंग के 5 ईयर्स, दैट इज 1 to 5 ईयर, आपकी कितनी दी गई है? 10,000 रुपीज। और आफ्टर 6th हर ईयर में आप क्या कर देंगे? 3,000 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हम एक ऐसे मशीन की रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी परचेस कॉस्ट 60,000 रुपीज है। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है हमारे पास में? 10,000 रुपीज है। आफ्टर दैट इज फ्रॉम द 6th ईयर ऑनवर्ड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितनी हो रही है? 3,000 इंक्रीज होती चली जा रही है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। साथ ही साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पे कितना है? 10%। तो अब इससे हमारा निकल आएगा v की वैल्यू v इक्वल्स टू 1/1 प्लस r, दैट इज 1/11। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा निकल आया। अब इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। ये मेंटेनेंस कॉस्ट का जो सीन कंफ्यूजिंग करके दिया गया है, इसका क्या सेंस है? ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहां पे हमें ये नहीं पता है कि कितने ईयर्स के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 5 ईयर्स तो आपको फिक्स है, ये तो आपको निकालना है, क्योंकि यहां पे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? 10,000 रुपीज। बट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स क्या हो रहा है कि हर ईयर के साथ में वो 3,000 बढ़ती चली जा रही है, तो हमने नेक्स्ट 5 ईयर्स उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को जिस तरह से दिया जाता है कि फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज दिस एंड आफ्टर दैट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज गेटिंग इंक्रीज फॉर दिस रुपीज, तो आप जितना भी आपको वैल्यूज दी गई है उतनी वैल्यूज और निकाल लीजिए, इससे आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएगी। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन हो गई यहाँ पे, आर की वैल्यू है 10%, वी की वैल्यू निकल आई आपके पास में 1/11, सी की वैल्यू 60,000 है आपके पास में, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके लिए हम लोग टेबल जनरेट करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर की। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ पे टेबल्स की कॉलम जो है थोड़ा कुछ ज्यादा बनेंगे, तो आप एडजस्ट करके बनाइएगा। तो पहला आपका कॉलम हो गया ईयर, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि स्टार्टिंग 5 ईयर्स के लिए आपकी फिक्स है ऑलरेडी 10,000। फॉर द 6th ईयर 3,000 का इंक्रीमेंट है हर ईयर में। अब बात करते हैं थर्ड कॉलम की। एज इट इज, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्काउंटेड रेट की। यहां पे हम निकाल लेंगे अपना डिस्काउंटेड रेट। ये कैसे निकालते हैं? v की पावर n-1। n ईयर के फॉर्म में गिवन है, आपको फिक्स है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आफ्टर आपने क्या किया? v की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है आपको। v आपको ऑलरेडी पता है आपका कितना है? 10,000।
10,000 को आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है। उसकी डिस्काउंट रेट के साथ में 10% उसकी वैल्यूज क्या होगी, डाउन करते चलेंगे। चेक करते हैं हम लोग। अब v हो गया हमारा, दैट इज 1/11, तो फिक्स हो गया। अब यहां पे कह रहा है v की पावर n-1। जब n की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 1-1, दैट इज v की पावर 0 इक्वल्स टू 1। हमने क्या कॉपी कर दिया यहाँ पे 1। नेक्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 2, v की पावर 2-1, v की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0.9091। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर दे रहे हैं 0.9091, और यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद 4 प्लस 3 यूज कर लेते हैं 1. ये डेसिमल के बाद आपको कितने प्लेस लेना है ये आप डिसाइड करिएगा। जो भी होगा वो फिक्स होगा थ्रू आउट द लास्ट ईयर। आप ऐसा नहीं कि किसी ईयर के लिए आपने 3 लिया, किसी ईयर के लिए 4 लिया, आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप 2 प्लेसेस ले रहे हैं, 3 प्लेसेस ले रहे हैं, 4 प्लेसेस ले रहे हैं, 6 प्लेसेस ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट 0.8264, दैट इज v की पावर 3-1, v की पावर 2। नेक्स्ट 0.7513, नेक्स्ट 0.6830, नेक्स्ट 0.6209, नेक्स्ट 0.5645, नेक्स्ट 0.5132, नेक्स्ट 0.4665, and the last one is 0.4241। कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप मैनुअली इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर यूज करिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस को लिया हुआ है, दैट इज फिक्स। अब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं डिस्काउंटेड ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, दैट मीन्स ये आपकी R था, R इंटू v की पावर n-1। दैट इज आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में। नाउ इट विल बी 10,000, इट विल बी 9,000, अब आपकी वैल्यूज क्या होंगी, यहां से चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। 6830 के बाद हमें फिर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। यहां से 13 का मल्टीप्लाई करना है हमें 6209 में, दैट इज 8071.7। यहां पे आप एक्यूरेट कॉस्ट रखेंगे, आप इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जो भी वैल्यूज आ रही हैं आप इसको लिखिए, बट जस्ट आफ्टर द सिंगल प्लेस आफ्टर द डेसिमल। तो हमारा कितना हो गया 8071.7 फॉर द 6th ईयर। फॉर द 7th ईयर इट इज 9032। फॉर द 7th ईयर इट इज 9032। फॉर द नेक्स्ट 9750.8। फॉर द 8th ईयर इट इज 9750.8। आप 8 लिखेंगे, 80 लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आप वो फिक्स रखिएगा, आप इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 10,000 एंड द वेरी लास्ट 4241 इंटू 25, दैट मीन्स 10,602.5। तो यहां पे हमने क्या किया, डिस्काउंटेड ऑपरेशनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव ऑपरेशनल कॉस्ट विथ डिस्काउंट, दैट इज
cumulative discounted operational cost, that means sigma of r dot v to the power n minus 1. इसकी टेबल्स कैलकुलेट कर लीजिए. क्यूमुलेटिव दैट मीन्स इस वैल्यू को स्प्रेड करेंगे, इसका जो सम आएगा उसको ऐड करेंगे 8264 में, एंड सो ऑन फॉर द लास्ट ईयर. तो हम लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं. अब इसकी 10,000, नेक्स्ट 19,000, 091.0, नेक्स्ट 27,355.0, next 34,868, 34,868.0, next 41,698.0, next 49,769.7, नेक्स्ट. यहां पे आप देख लीजिए फिर से एक बार कंफ्यूजन होगी क्यूमुलेटिव कैसे निकाल रहे हैं. पहली कॉस्ट को आपने एज इट इज लिख दिया, सेकंड कॉस्ट को इसमें ऐड किया, थर्ड कॉस्ट को सेकंड वाले में ऐड करके नोट किया, फोर्थ को थर्ड वाले का जो क्यूमुलेटिव है इसमें ऐड किया. आप इस तरह से क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे. कब तक? जब तक आपकी लास्ट वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हो जाती है. तो अभी तक हमने क्या किया है, 6th ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया 49,769.70. नेक्स्ट है हमारे पास में 58,800.70. आपको ध्यान रखना है कि यहां पे राउंड ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है. जो वैल्यूज आ रही है उसको एज इट इज नोट करना है. यहां पे आपकी 5 हो जाएगी. ये 8 है, 7% आपका यहां पे हो गया 5. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 78,815.5 in the last. कैलकुलेट कर लिया हमने, सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपकी जो परचेज कॉस्ट दैट इज सी को ऐड करना है किसमें, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट ऑपरेशनल कॉस्ट में. सी आपकी फिक्स थी कितनी, आपको याद हो अगर 60,000 ली थी हमने अपने क्वेश्चन में, कि सी हमारी फिक्स थी 60,000 के लिए, जिसको हमें ऐड करना है किसमें, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में. तो सी प्लस कॉलम नंबर 5 विच इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा आर इंटू वी टू द पावर n माइनस 1, जो कि क्या कहलाएगी हमारी डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो इसको पहले रब कर देते हैं. 60,000 हमारा फिक्स है, हमें केवल ऐड करना है 60,000 यहां पे. 70,000, 79, 87, 94, तो हमारी डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली हमने, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सी प्लस सिग्मा आर इंटू वी टू द पावर n माइनस 1. अब इसके बाद हमारे पास दो कॉलम और हैं. पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रेट
दैट इज सिग्मा v टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स जो थर्ड आपका डिस्काउंटेड रेट है, अब हमें क्या करनी है, इसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट को ऐड करना है 1.00। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब हमने कॉस्ट निकाली थी तो 4 प्लेस लिए थे आफ्टर डेसिमल, बट सिंस अब हम क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस ले रहे हैं, हम इनको राउंड ऑफ कर लेंगे फॉर द 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल। तो अब चेक करते हैं 9091 था, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 91 नोट कर दिया, तो जब ये क्या हो गया हमारे पास में 1.91, अब यहाँ पे आ गया 2.74। आप देख लीजिए, मैं बार बार इसको बता दे रहा हूं आपको कि मैंने अब राउंड ऑफ कर दिया है 3.49, 4.17, 4.79, 4.17, 4.79, 5.36, 5.87, and the last 6.33, 6.76। तो मेरे पास में क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रेट भी आ गया, जिसके थ्रू अब हम लास्ट में क्या निकालेंगे, एवरेज एनुअल कॉस्ट। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका वो होगा C प्लस आर इंटू वी टू द पावर n माइनस 1। C प्लस आर वी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन सिग्मा वी टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, that is 6 upon 7 is the your average annual cost। तो 6 upon 7 is the average annual cost। C plus sigma r into v to the power n minus 1 upon sigma v to the power n minus 1, that is इस कॉलम को हमें डिवाइड करना है कॉलम नंबर 7 से। तो पहले में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 से डिवीजन है, तो 70,000 एज इट इज आप इसको नोट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आ रही है 79,091, जिसको आपको डिवाइड करना है 1.91 से। कैलकुलेटर का यूज करिएगा, विदाउट कैलकुलेटर मत यूज करिएगा। $41,428.42 ये मेरी वैल्यूज है, आप भी चेक कर लीजिएगा इसको। $31,933.83। नेक्स्ट 27,207.75। नेक्स्ट 24,389.45, सॉरी 0.18। आप वेरीफाई कर लीजिएगा इन कैलकुलेशंस को, मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसको सही निकाला, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। 23 नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी 22,913.08। नेक्स्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी 22,184.36। नेक्स्ट 21,905.89। नेक्स्ट 21,912.82, and the last one is 22,106.52। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब यहां पे भी हमें वही काम करना है जो प्रीवियस टेबल में किया था। हम
स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि एवरेज एनुअल कॉस्ट हो रही है, वो मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहां से लेके चलते चले आ रहे हैं सिंस 8th ईयर। बट आफ्टर 8th ईयर जहां पे वैल्यू हमारी 21,905 आई थी, 9th ईयर में वैल्यूज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमारा ऑप्टिमल पीरियड कितना हो गया, 8th ईयर। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस मशीन आफ्टर द 8th ईयर। अब ये तो कंप्लीट हो गया, हमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में ये पता चल गया कि हमें मशीन को कब रिप्लेस करना है। सॉरी, ये पता चल गया मशीन को कब रिप्लेस करना है। और जब भी हम मशीन को रिप्लेस कर रहे होंगे तो ये जब हम मशीन परचेज करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन हम तभी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंस ये मशीन को रिप्लेस करना है 8th ईयर में, तो हम स्टार्टिंग में ही प्लान कर लेंगे कि हम 5th ईयर से प्लानिंग कर लेंगे कि हमें मशीन को परचेज करना है 6th या 7th ईयर में जाके, कि मशीन के डिटोरिएट होने से पहले ही हम उसको रिप्लेस कर दें, ताकि मशीन सडनली फेलियर ना हो और हमारा जो ऑप्टिमल टाइम है वो मिलता रहे और हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। सो दैट्स ऑल विद द रिप्लेसमेंट थ्योरी स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज द रिप्लेसमेंट थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स।